स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर दोस्तों हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि ऑलरेडी आपके पास आपको नज़र आ रहा है जामिया का सेंटर जो कोड है आपका D03 और हमारे पास है सेट सी हिंदी वर्जन। और अगर आपको दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए जो कि पेड होगा, तो आप दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएगा। तो विदाउट डिले किए सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी आने वाले पार्ट्स है या जो भी अपडेट है जामिया के रिगार्डिंग वो आपको लगातार मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए में कहा गया है समाज में सुधार लाना, या छात्रों की आत्म अनुशासित बनाना, या छात्रों के अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना, या छात्रों को आज्ञाकारी बनाना। तो जो शिक्षा का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मुख्य उद्देश्य जो है, वो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करने का मतलब है लर्नर का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट करना। और यही शिक्षा का जो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, यही इसी के अंदर आपका आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर सारे ऑप्शन, जैसे समाज में सुधार, अगर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा तो स्टूडेंट के अंदर समाज में सुधार भी आ जाएगा। ठीक है, छात्रों के अंदर एक तरीके से अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन भी आ जाएगा, और छात्र कैसे बनेंगे, आज्ञाकारी भी बनेंगे, यानी कि एक तरीके से आपकी ओबे करने वाले भी बन जाएंगे। ये सब किसके अंदर आएगा, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आएगा। यानी कि जब स्टूडेंट की टीचिंग के ज़रिए जब उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा तो सारे के सारे ऑप्शन उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। श्रेष्ठ शिक्षक वे होता है जो, अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि श्रेष्ठ का मतलब बेस्ट टीचर, ठीक है, यानी कि क्वालिटी टीचर कौन सा है। ऑप्शन ए में कहा गया है अपने विषय का विशेषज्ञ हो, यानी कि अपने सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ हो उसके अंदर, या छात्रों में लोकप्रिय हो, या ऑप्शन सी में है सभी से मिलनसार हो, ऑप्शन डी में है समय से विद्यालय आता हो। देखो, समय से विद्यालय आना हो, मिलनसार हो, लोकप्रिय हो, ये सब भी होना चाहिए, लेकिन जो श्रेष्ठ शिक्षक वे होता है, श्रेष्ठ शिक्षक का मतलब क्या है, जो क्वालिटी टीचर की होनी चाहिए, वो क्या है आपकी ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर सबसे सूटेबल ऑप्शन हमें ढूंढना होता है। बाकी ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, लेकिन जो हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है वही ढूंढना होता है। जब तक टीचर अपने सब्जेक्ट का अच्छे से ज्ञान, जब तक उसको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होगा, जब तक स्टूडेंट जो है उसकी बातों में कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने विषय का विशेषज्ञ हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का अगर आप डीएलएड एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप उर्दू मीडियम से चाहे हिंदी मीडियम से, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच ऑलरेडी वर्किंग है। आप दिए गए नंबर यानी कि 8285004882 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच की डिटेल वहाँ से आप हमसे ले सकते हैं। हमारा ऑनलाइन बैच चलता है जिसमें सभी, यानी कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, आपका साइंस भी, सोशल साइंस भी, करंट अफेयर भी, सभी सब्जेक्ट को वहाँ पढ़ाया जाता है। तो आप अभी भी बैच चल रहा है, तो आप हमसे अगर लेना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि हमने 2 मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए हैं, दो मॉक डिज़ाइन किए हैं आपके लिए। और ये 2 मॉक जो है, तो ये जो 2 मॉक है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हमने लेकर बनाए हैं। तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं सेम नंबर पर। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कक्षा में शिक्षक का समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, यानी कि जो टीचर के सामने सबसे जो एक महत्वपूर्ण चुनौती जो आती है, चैलेंज जो आता है, वो कौन सा है, इन 4 ऑप्शन में देखकर हमें बताना है। पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ठीक है, छात्रों में समय पर गृह कार्य करवाना, या छात्रों का मूल्यांकन करना, ठीक है,
या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। अब 3 ऑप्शन में हमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, और बेस्ट ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना ही इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। अगर क्लास में बच्चे खामोश हैं, जिसका मतलब क्लास एकदम बोरिंग हो सकती है, उसके लिए टीचर को क्या चाहिए कि इंटरेस्ट वे में पढ़ाना होगा, या अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करना होगा, या अलग अलग एग्जाम्पल्स या अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना होगा। ठीक है, तो आनंददायक बनाना ही सबसे इम्पोर्टेंट एक तरीके से चैलेंज है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शिक्षण में गतिशील उपागम का अर्थ है। ऑप्शन ए में है शिक्षण का प्रभावशील होना चाहिए, या शिक्षण गतिमान होना चाहिए। ऑप्शन सी में है शिक्षण विशेष आधारित होना चाहिए, या ऑप्शन डी में है शिक्षण गतिविधि आधारित होना चाहिए। तो चौथे ऑप्शन का भी राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का मतलब शिक्षण गतिविधि आधारित होना चाहिए। जब टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड होगी, ठीक है, गतिविधि आधारित का मतलब एक्टिविटी बेस्ड, जब टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड होती है तब लर्नर क्या बनता है, क्यूरियस बनता है। ठीक है, जिज्ञासु बनता है, क्लास में दिलचस्पी दिखाता है तथा खुद से करने की कोशिश भी करता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर आ जाता है। और जब खुद से करके सीखेगा तो लर्निंग कैसी होगी, बहुत अच्छी और बेस्ट लर्निंग कहलाएगी, जो बच्चा कभी भी नहीं भूलेगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप एक शिक्षक इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि, यानी कि आप एक टीचर बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं टीचर। ऑप्शन ए में है शिक्षण आपके परिवार का पेशा है, यानी कि आपके जो परिवार में आपके फैमिली के अंदर बाकी भी जो लोग हैं वो टीचर हैं, इसलिए बनना चाहते हैं, ये तो कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। या शिक्षक का सम्मान ज़्यादा मिलता है, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसका मेन रीज़न ये नहीं है कि शिक्षण जो बनेगा। तो ऑप्शन ए और बी अपने आप में कट हो जाएगा। शिक्षण में आपकी रुचि, हाँ ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। या शिक्षक की नौकरी पाना आसान नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि शिक्षक की जो आपकी टीचिंग की जो नौकरी मिल रही है आपको आसानी से मिल रही है, ऐसा नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो राइट ऑप्शन है कि आपको जो टीचिंग के अंदर है वो आपकी रुचि है, आपको पढ़ाने में मज़ा आता है, आपको बच्चों के साथ काम करने में मज़ा आता है, आपको नई नई चीज़ें सीखने में मज़ा आता है, आपको नई नई चीज़ें सिखाने में मज़ा आता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण में आपकी रुचि है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई प्रधानाध्यापक किसी शिक्षक से यानी किसी टीचर से नाराज़ हो जाता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है उच्च अधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन सी में उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या ऑप्शन डी में है उनके संदेहों को स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। देखो, विरोध दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा, आपके जो हायर अथॉरिटी जो है, आला अधिकारी जो है, उच्च अधिकारी जो है, उनसे बात करने से, उनकी शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। उनकी बातों पर ध्यान देने से तो और नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप उनकी बात पे ध्यान नहीं देंगे तो और नाराज़ हो सकते हैं। हाँ, राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उनके जो भी डाउट है, जो भी उनसे जो आपसे एक तरीके से आप टीचर आपसे जो आपके प्रिंसिपल है आपसे क्यों नाराज़ है, उनको क्लियर करना चाहिए। जो भी बात है उनसे मिलकर बात करके उस पॉइंट को या उन डाउट को क्लियर कराना चाहिए, उन नाराज़गी को दूर करने का एक टीचर को प्रयत्न करना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है। अब यहाँ पे दूरदर्शन का क्वेश्चन भी पूछा गया है। हमने अपने बैच के अंदर सभी टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड कर लिए हैं, सभी टाइप के जो क्वेश्चंस टॉपिक्स आपको कराए गए हैं, एमसीक्यू भी वहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, और थ्योरी तो आपको कराई गई है। तो दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल आपका ऑप्शन नंबर सी ज्ञान दर्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ई विद्या गुरुकुल ज्ञान भारती ये नहीं है, ज्ञान दर्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ये आपसे पूछा गया है। छात्र अध्यापक संबंध होना चाहिए, या अध्यापक केंद्रित विषय वस्तु होनी चाहिए, या उच्च शिक्षक सहायक सामग्री होनी चाहिए, छात्रों का व्यवहार होना चाहिए। तो 8वें का जो राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, यानी कि टीचर स्टूडेंट रिलेशन, टीचर स्टूडेंट TSR, टीचर स्टूडेंट रिलेशन
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इन ऑप्शंस के अंदर। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, इसीलिए राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। कक्षा में अधिकांश छात्र उद्दंडता करते हैं, इससे आपको क्या पता चलता है? ठीक है, उद्दंडता करने का क्या मतलब है? यानी कि एक तरीके से आपकी क्लास में अनुशासन नहीं है, मतलब ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन आपके लिए मिलता है क्या या नहीं मिलता है। तो पहले ऑप्शन में कहा गया है स्कूल में सह शिक्षा, यानी कि एक तरीके से को एजुकेशन है जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। तो लड़के लड़के एक साथ पढ़ रहे हैं, इससे आपकी क्लास में डिसिप्लिन या एक तरीके से आवाज़ शोर करना कोई बेस्ट सूटेबल आंसर ये नहीं लग रहा। नियम कानून का भाव है, हाँ ये हो सकता है कि आपकी क्लास में रूल्स ना बने हुए, ये रूल्स फॉलो ना हो रहे हो, ठीक है, अभाव हो, ये हो सकता है। लेकिन और देखते हैं स्कूलों में प्रार्थना सभा का ना होना, ये ऑप्शन तो अपने आप में ही कट हो जाता है कि भाई प्रार्थना सभा का ना होना, इससे कुछ भी पता नहीं चलता है। और डी ऑप्शन में छात्रों में सामान्य अनुशासनहीनता, हाँ ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो छात्र हैं वो एक तरीके से इनडिसिप्लिन है। तो आपको क्या करना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी और उनको फिर समझाना होगा। और वो क्यों इनडिसिप्लिन है, हो सकता है आपकी क्लास बोरिंग हो रही हो, या आपको पसंद ना कर रहे हो, या आपको एज अ टीचर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई बाइस किया हो स्टूडेंट के साथ, तो इसीलिए आपकी क्लास भी इनडिसिप्लिन हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर अब राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। एक शिक्षक का चयन किस आधार पर होना चाहिए? तो किस आधार पर होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, ज्ञान और व्यक्तित्व के आधार पर, या ज्ञान और संप्रेषण के आधार पर, या परीक्षा और व्यक्तित्व के आधार पर, या व्यवहार और संप्रेषण के आधार पर। तो 10वीं का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का क्या मतलब है? ज्ञान और संप्रेषण के आधार पर, यानी कि जब आपके अंदर नॉलेज होगी और आपकी कम्युनिकेशन, संप्रेषण का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन आपकी जब अच्छी होगी तो ही आप शिक्षक के चयन के ऊपर आधारित होंगे। आपको मालूम है केवीएस एनवीएस के अंदर जो जैसे केंद्रीय विद्यालय केवीएस के अंदर आपको इंटरव्यू कराया जाता है टीचर को अपॉइंट करने के लिए। जब टीचर को अपॉइंट कराया जाता है तो इंटरव्यू लिया जाता है, वो इसलिए ताकि हो सकता है कि टीचर के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ज्ञान हो, लेकिन वो अपने ज्ञान को अच्छे से ना बता पा रहा हो, ना समझा पा रहा हो। तो ऑप्शन नंबर राइट जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, कि उसके अंदर नॉलेज भी हो और साथ ही साथ कम्युनिकेशन जो उसकी जो भी नॉलेज वो अगले स्टूडेंट तक प्रोवाइड कराएगा उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी सही हो। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। ब्लैक बोर्ड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए कठिन शब्द वाक्यों को लिखने के लिए, हाँ ये तो ठीक है, लिखने के लिए तो किया जा सकता है। चित्र आरेख बनाने के लिए भी ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल हो। शिक्षक योजना बनाने के लिए ये गलत हो जाएगा कि जो आपका शिक्षण योजना जो है वो उसके लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है। हाँ शिक्षक सारांश के लिए यानी कि समरी जो एक टीचर लिखता है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो शिक्षण योजना बनाने के लिए शिक्षण की एक डायरी होती है, आपने देखा हुआ, या तो टीचर डायरी उसको कहते हैं, या आपको लेसन प्लान के बारे में लेसन प्लान यानी कि शिक्षण योजना जिसको हम लेसन प्लान के नाम से जाने जाते हैं, वो किसी डायरी में, किसी रजिस्टर में, या किसी पेजेस में करके वो टीचर को बनाना चाहिए। ब्लैक बोर्ड उसके लिए नहीं है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यानी कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करना, शिक्षक को रुचिपूर्ण शिक्षण के लिए तैयार करना, या छात्रों के लिए परीक्षाओं के लिए तैयार करना, या शिक्षकों को ज्ञान में वृद्धि कर। देखो शिक्षकों की ज्ञान में वृद्धि करना सिर्फ टीचर की, ये ऑप्शन अपने आप में गलत है। सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के लिए इसको करना ये भी अपने आप में गलत है। ऑप्शन नंबर ए और बी में राइट ऑप्शन कौन सा होगा? शिक्षकों की रुचिपूर्ण शिक्षण के लिए तैयार करना, नहीं, ये तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल करेगा या टीचर खुद करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षक के पाठ्यक्रम यानी कि जो छात्रों को पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करना, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। परीक्षा भवन में यदि कोई छात्र आप अपने प्रश्न, ठीक है, आपसे है, छात्र आपसे प्रश्न का उत्तर पूछता है तो आप क्या करेंगे? ठीक, आप क्लास में हैं, क्लास और आपके टीचर, आपके बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि एग्ज़ाम हो रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में कोई बच्चा आपसे आंसर जानने का प्रयास करता है
तो आप क्या करेंगे, उसे ऑप्शन में है कि परीक्षा भवन से निकाल देंगे, ऑप्शन बी में है दूसरे स्थान पर बिठा देंगे कि ताकि वो ना पूछ पाए आपसे, या उसे चुपके से उत्तर बता देंगे, आराम से जाएंगे उसके कान में या उसको कॉपी के अंदर आंसर लिख देंगे। ऐसा नहीं है, चारों ऑप्शन अपने आप में गलत है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना है। अब ये सिर्फ एग्जामिनेशन के अंदर है कि उसकी बात पे ध्यान नहीं देना है, हालांकि ड्यूरिंग द क्लास उसकी बातों पे सब पे ध्यान देना है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उसकी बातों पे आपको बिल्कुल भी गौर नहीं करना है। ठीक है, मतलब जब वो आपसे प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करता है उस तब की बात चल रही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, आदतों को सुधारने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए ज्ञान देना का, ठीक है, ऑप्शन बी शिक्षण का यानी कि टीचिंग का, प्रशिक्षण का या दंड का। 14 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग। प्रशिक्षण का क्या मतलब है? ट्रेनिंग का। तो आप अगर कोई आदतों का निर्माण और सुधार अभ्यास और दोहराव पर निर्भर होता है, तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको किसी की आदत सुधारनी है तो उसको क्या करेंगे? ट्रेंड करेंगे, उसकी प्रशिक्षण करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। स्टूडेंट्स, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और उसी समय प्रधानाचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे? यानी कि आप क्लास में पढ़ा रहे थे, अचानक से आपको प्रिंसिपल ने कॉल अप करा लिया किसी बच्चे से या किसी हो सकता है आपके स्टाफ से या पियोन से, तो आप क्या करेंगे? भाई आप तुरंत कक्षा छोड़कर चले जाएंगे? क्या ये ऐसा है? नहीं, आपको तुरंत कक्षा नहीं छोड़नी है। और ऑप्शन जानते हैं, आप कक्षा के एक बच्चा को कारण पूछने के लिए भेज देंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे कि भाई किसी बच्चे को भेज दो और उनसे पूछो हाँ भाई प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम है तभी मैं आऊँगा, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी में है आप जानने के लिए स्पष्ट मना कर देंगे। आप बिल्कुल मना कर देंगे भाई नहीं, मेरी क्लास चल रही है, मैं नहीं आ रहा अभी, या आप ऐसे कहेंगे कि मैं नहीं आऊँगा प्रिंसिपल के पास, ऐसा भी नहीं है। आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप क्या करेंगे? अपने जो पीरियड जो चल रहा है आपका, जिस भी क्लास में आप हैं, उस पीरियड को समाप्त करके यानी कि कंप्लीट करके तुरंत प्रिंसिपल के पास जाएंगे। यही इसमें बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट सूटेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक टीचर को स्टूडेंट की नीड के अनुसार पढ़ाना भी चाहिए और इस चीज़ को देखते हुए पीरियड को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जाएंगे और फिर जानेंगे कि भाई क्यों बुलाया गया था। एक अध्यापक के तौर पर आप औसत के नीचे छात्रों का साथ कैसे व्यवहार करेंगे? यानी कि आपके जो एवरेज स्टूडेंट है उससे भी बिलो स्टूडेंट है, तो उनको पढ़ाना आप क्या करेंगे? उन्हें मतलब निजी ट्यूशन यानी कि सेपरेट ट्यूशन देंगे, उनके घर में जाएंगे ट्यूशन, या स्कूल में उसको उनसे पैसे लेकर ट्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। बहुत सारे टीचर्स करते हैं ऐसे, जो प्राइवेट टीचर्स होते हैं, उनको अलग कक्षा में बिठाकर पढ़ाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो एक्सक्लूजन तो करना ही नहीं है, यानी कि अलग तो नहीं करना, बिल्कुल सब सेग्रीगेट नहीं करना है। क्या करेंगे? उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पढ़ाएंगे। हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो टीचर्स है स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग, किसकी? स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर पढ़ाएंगे। जो भी उनकी नीड है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हम पढ़ाएंगे, या उनकी अगली कक्षा में प्रमोट नहीं करेंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि वही अगर कोई एवरेज बिलो स्टूडेंट है तो आप उनको क्लास में ही रोक दो या फेल कर दो, ऐसा नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक के रूप में आपको किस तरह के कपड़े पहनेंगे? यानी कि आप टीचर बन गए, आपको क्लास में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे? आरामदायक, गरिमापूर्ण, पारंपरिक, फैशनेबल। तो राइट ऑप्शन जो इसमें बनेगा दोस्तों या फ्रेंड्स, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। गरिमापूर्ण कपड़े हमें पहनने पड़े चाहिए, ऐसे कपड़े ना पहने जिससे हमारे मतलब टीचिंग प्रोफेशन में आपको एक तरीके से कोई ताना या आप ये कह सकते हैं कि कोई बात सुनने को मिले। गरिमापूर्ण कपड़े आपको पहनने चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। छात्रों का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? ठीक है, यानी कि जो उनका एवेल्यूएशन या असेसमेंट किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, क्या कारण है इसके पीछे का, उन 4 ऑप्शन में हमें बेस्ट ऑप्शन को बताना है। शैक्षिक प्रगति की जांच के लिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी लेखन अभ्यास के जांच के लिए ऑप्शन सी में है, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए कि भाई सिर्फ जो आपके पेरेंट्स है वो संतुष्ट हो जाए कि हाँ भाई स्कूल के अंदर टेस्ट भी लिए जाते हैं, पेपर भी लिए जाते हैं, इसके लिए, ऐसा नहीं है। छात्रों की रैंक बनाने के लिए, ऐसा भी नहीं है। 18 का जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा।
यानी कि जो आपकी शैक्षिक प्रगति है, आप किस तरीके से आपकी क्लास में किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस है, उसको जानने के लिए आपको आपका मूल्यांकन कराया जाता है। अब यहाँ पे मूल्यांकन दो टाइप का होता है, एक आपका होता है FA, ठीक है, और एक होता है SA। इसके बारे में मैंने अपने नोट्स के अंदर आपको लिख दिया है, अगर आपको सॉल्यूशन PDF चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। FA का मतलब होता है दो फ्रेंड्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और SA का मतलब होता है सबमिटिव असेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, SA जो होता है ये एंड ऑफ द ईयर लिया जाता है, जिससे आप क्लास को अगली क्लास में आप किसी बच्चे को प्रमोट करते हैं। और FA जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये ड्यूरिंग द क्लास के दौरान कराया जाता है, जिससे ये जान पाते हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हो पाया है, जो आपने पढ़ाया है वो उसको समझ आया है या नहीं आया, या उसके कोई डाउट तो नहीं है, ये आप जो जानेंगे अब। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, यदि आप देखते हैं कि आपकी कक्षा में छात्र अक्सर झपकी लेते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उन्हें डांटेंगे और कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तो अपने आप में गलत है। उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय होने का मौका देंगे, ठीक है, यानी कि उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है उनको टाइम देंगे कि हाँ भाई वो अपने आप से मतलब एक्टिव हो जाए, सक्रिय का मतलब एक्टिव हो जाए। हाँ, ये ऑप्शन सही है और यही सही हो जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कुछ समय पढ़ाना बंद कर देंगे, पढ़ाना बंद करने से वो एक्टिव तो नहीं होंगे। ध्यान आकर्षित करने के लिए आदेश देंगे कि स्टूडेंट्स मेरी तरफ देखो, यानी कि डांटेंगे एक तरीके से। या आदेश देने का मतलब क्या है? ऑर्डर देंगे, तो ऑर्डर नहीं देना है, उनको थोड़ा सा टाइम देना है या थोड़ा सा मौका देना है कि हाँ भाई वो एक्टिव हो जाएं क्लास में। क्वेश्चन नंबर 20, छात्रों में भूलने की आदत को कैसे कम किया जा सकता है? यानी कि ये भूलने की आदत का क्या मतलब है? स्टूडेंट जो होते हैं वो भूल जाते हैं क्लास की, जैसे आपने पढ़ाया आज और अब स्टूडेंट भूल गए, तो कम कैसे कर सकते हैं? रटाने की क्षमता बढ़ाकर, यानी कि बच्चों को रटने के लिए कहा जाए या बच्चों को रटाया जाए। ऐसा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, रटाना बिल्कुल नहीं है। डर दिखाकर, यानी कि फेयर दिखाकर, भय दिखाकर, ये भी अपने आप में गलत है। बार बार अभ्यास कराकर, तो या अच्छा श्रोता बनाकर। अब अच्छा श्रोता बनाकर, और ये बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब बार बार बच्चा प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा किसी चीज़ का, तो वो भूलने की आदत को क्या कर सकता है? भूलने की आदत उसकी कम हो जाएगी, या वो चीज़ बच्चा कम भूलेगा अगर बार बार प्रयास करेगा। जैसे हमारे बैच के अंदर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, अगर कोई डाउट आता है तो आपको अलग अलग चेक किए जाते हैं, एक तरीके से अभ्यास भी कराया जाता है, तो वो उससे क्या होगा कि बाकी स्टूडेंट की प्रैक्टिस बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। छोटे बच्चों के स्कूल का आवश्यक अंग क्या होना चाहिए? तो जानते हैं, ऑप्शन ए है गतिविधि क्षेत्र होना चाहिए, कैंटीन होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, या वीडियो गेम्स होना चाहिए। तो 21 का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गतिविधि क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चों की बात की गई है। देखो कैंटीन वगैरह तो होनी ही चाहिए, लेकिन आवश्यक अंग जो है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बताना था, वो कौन सा है? गतिविधि क्षेत्र, जहाँ पर बच्चा एक्टिविटीज़ करके, ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर एक्टिविटीज़ कराई जा सके। फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, खेल कूद हो, जिससे फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, यानी कि संज्ञानात्मक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा। जब और बच्चा करके सीखेगा तो बेस्ट लर्निंग होगी वहाँ पर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्लर नज़र आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। यदि आपका छात्र कक्षा में आपसे कोई प्रश्न पूछता है, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको एज अ टीचर क्या करना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। ऑप्शन ए, कक्षा के बाद मिलने की सलाह देंगे। नहीं, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है कि भाई कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे कि भाई मेरे को क्लास के बाद मिलो, ऐसा तो नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। कक्षा के अन्य छात्रों को उत्तर देने के लिए कहेंगे, हाँ, कि भाई इसने क्वेश्चन पूछा, चलो कौन बता सकता है, ऐसा ऐसा करो। देखो ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन बेस्ट सूटेबल आंसर नहीं है। और क्या हो सकता है ऑप्शन? प्रश्न पर ध्यान देकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये राइट ऑप्शन है कि उसके जो भी ऑप्शन है, जो भी इसका क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन को समझेंगे या उसकी तरफ उसकी तरफ ध्यान देंगे, ठीक है, और उसके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी इसको
गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए कहेंगे नहीं। अगर वो उत्तर खोज पाता तो आपसे क्वेश्चन क्यों पूछता है? उसको हो सकता है कहीं डाउट आ रहा हो, तो आप डेफिनेटली उसका थोड़ा सा हो सकता है आप उसको पॉजिटिव मोटिवेशन या पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दे दो, ताकि वो खुद भी ढूंढ सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। आप होमवर्क का क्या उपयोग है? जो आपको क्लासरूम में जो होमवर्क कराया जाता है या क्लासरूम में आपको बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, उसका क्या कारण है या क्या उपयोग है, क्या यूज़ है? ऑप्शन ए, वे प्रक्रिया शिक्षक के बोझ को कम करती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई शिक्षक का बोझ कम हो जाए, ऑप्शन नंबर ए अपने आप में गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, ये प्रक्रिया छात्रों को व्यस्त बनाने में मदद करती है, कि भाई बच्चे बिजी रहेंगे इसलिए होमवर्क दिया जा रहा है, ये भी अपने आप में गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी में छात्रों ने जो सीखा है उसे क्रियान्वित करने का अवसर प्रदान करता है। हाँ, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी बच्चों ने क्लास में सीखा है वो और अच्छा क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए होमवर्क दिया जाता है। या ऑप्शन नंबर डी में है, राइट ऑप्शन तो सी हो गया, डी भी पढ़ लेते हैं, कि अभिभावकों को लगता है कि उनका बच्चा सही से कक्षा में पढ़ रहा है। भाई अभिभावकों को नहीं बताना है आपको, अभिभावक तो खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, कक्षा में क्लासरूम में आपको होमवर्क दिया जा रहा है घर के लिए, तो वो इसलिए नहीं दिया जा रहा कि टीचर्स पेरेंट्स समझे कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, ऐसा नहीं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। यदि कोई छात्र आपके साथ असभ्य व्यवहार कर रहा है, यानी कि बहुत इनडिसिप्लिन कर रहा है, आपके साथ में कुछ मिसबिहेव कर रहा है, तो एक शिक्षक के रूप में आपकी कौन सी रणनीति अपनाएंगे? यानी कि कौन सा आप ऐसी चीज़ अपनाएंगे जिससे वो अनडिसिप्लिन जो कर रहा है या जो भी असभ्य व्यवहार कर रहा है आपके साथ, वो बंद कर दें। छात्र को कक्षा में प्रतिबंधित करेंगे, यानी कि एक तरीके से बैंड लगा देंगे, क्लास में आने से मना कर देंगे। क्लास में बाहर, जब भी आप क्लास में जाएंगे उसको कहेंगे कि भाई मेरी क्लास से आप बाहर जाओ, आप क्लास में एंट्री मत लो, मेरी क्लास में आप नहीं आना। ऐसा तो कभी नहीं करेंगे, यानी कि कभी भी आपको ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी, ऐसे व्यवहार पर उसके सहपाठियों से चर्चा करेंगे। देखो, सहपाठी यानी कि उनके जो क्लासमेट हैं उनसे डिस्कशन करने से कुछ भी नहीं होगा। आगे ऑप्शन में छात्र को दंडित करने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, यानी कि आप प्रिंसिपल कहेंगे भाई इस बच्चे को मारो या इसको डांटो या इसको पनिशमेंट दो, क्यों? क्योंकि इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। ऐसा भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी का क्या मतलब है कि छात्रों को विद्यालय के नियमों से परिचित कराएंगे, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जब छात्रों को विद्यालयों के नियमों से परिचित कराएंगे तो क्या होगा? हो सकता है कि आपका जो स्टूडेंट है वो उन नियमों को समझकर या जानकर आपसे मिसबिहेव करना बंद कर दे। इन सब में जो बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सब में, तीन ऑप्शन में, हालांकि ये भी एक तरीके से अच्छा आंसर नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन 4 दे दिए हैं तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है। छात्रों को विद्यालय के नियमों से परिचित हम कराएंगे, ठीक है, या करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आप छात्रों में अनुशासन कैसे पैदा करते हैं? तो कैसे पैदा कर सकते हैं? उनकी जिम्मेदारी को बढ़ाकर कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से डिसिप्लिन आपको कराना है, मेंटेन कराना है, तो क्या उनकी जिम्मेदारियां बढ़ा देंगे? या परीक्षा मुक्त वातावरण देंगे, यानी कि ऐसा वातावरण देंगे जहाँ पर कोई एग्जाम ही आपसे ना लिए जाए? ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तो अपने आप में गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे, ऐसा भी नहीं है, यानी कि एक तरीके से फोर्सफुली नहीं कराना है। ऑप्शन डी है छात्रों का लाइब्रेरी जाना अनिवार्य करके, तो ये भी अपने आप में एक गलत ऑप्शन है। हाँ, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, कि उनकी जिम्मेदारियों को आप क्या कर लेंगे? उनकी जिम्मेदारियों को बढ़ाकर एक तरीके से डिसिप्लिन हम मेंटेन कर सकते हैं। जब स्टूडेंट को जिम्मेदारियां दी जाती है तो वो उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं और अनुशासन सीख जाते हैं। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षक होती है क्योंकि? अब ये बहुत जेंडर वाइज स्टेटमेंट तो है, लेकिन फैक्चुअल चीज़ भी है कि जो बेसिक एक तरीके से प्राथमिक स्तर जो है, प्राइमरी लेवल जो है, उस पर जो महिलाएं हैं बेहतर शिक्षक होती हैं। ये स्टेटमेंट जामिया ने अपना आप ही दिया है। ऑप्शन में है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा मेहनती होती है, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी में है महिलाएं कम वेतन पर शिक्षण
करने को तैयार रहती है। ये भी अपने आप में गलत है कि भाई कम वेतन मिल जाएगा तो आप शिक्षण मतलब टीचिंग करा लेंगी, ये तो अपने आप में गलत है। महिलाएं बच्चों के साथ अधिक धैर्य से पेश आती है, हाँ ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सबसे सूटेबल ऑप्शन सी हो जाएगा। हालांकि ये जेंडर वाइज स्टेटमेंट आपसे पूछ ली है, लेकिन सबसे सूटेबल आंसर हमें ढूंढना है। तो सूटेबल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सी हो जाएगा, महिलाएं बच्चों के साथ अधिक धैर्य से पेश आती है। और ऑप्शन डी है, इस पेशे में उच्च योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, उच्च योग्यता की आवश्यकता होगी, आपको डीएलएड करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, आपको 12th करके ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, ठीक है, या 12th के बाद आपको डीएलएड करना पड़ेगा। तो आपको एक तरीके से उच्च योग्यता तो आपको लेनी ही पड़ेगी। 27 में चलते हैं। एक छात्रा सदैव आपकी कक्षा में देर से आती है, ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, यानी कि एक स्टूडेंट है आपकी क्लास में, वो कंटिन्यूसली रोज़ाना ही देर से आ रही है, तो आप क्या करेंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे, यानी कि उनके पेरेंट्स को बता देंगे कि भाई ये क्लास में रोज़ाना डिले आती है, रोज़ाना लेट आती है। और देखते हैं क्या हो सकता है, देर से आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, हाँ ये ऑप्शन सबसे अच्छा लग रहा है। या देर से आने की शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे। प्रधानाचार्य से करने से कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है उसके पीछे का कोई वैलिड रीज़न हो। देर से आने के उसे कक्षा बाहर खड़ा कर देंगे, तो बाहर तो बिल्कुल नहीं खड़ा करना है। अब ए और बी राइट ऑप्शन में हो सकता है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा। बी का मतलब देर से आने का जो कारण है वो जानने का हम प्रयास करेंगे। ये जानेंगे कि स्टूडेंट कॉन्टीन्यूसली सदैव क्यों लेट आता है। हो सकता है वो कोई ऐसी जगह से आ रहा हो जहाँ से आना बहुत मुश्किल है, कठिन हो, या ऐसी जगह से आ रहा हो जहाँ से कोई गाड़ी का कोई आना जाना ना हो, या गाड़ी लेट चलती हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों वो लेट आ रही है या लेट आ रहा है आपकी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। कक्षा के बुद्धिमान विद्यार्थियों को गृह कार्य सौंपना। ऑप्शन बी है कक्षा में एक दूसरे से तुलना करके मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी है श्याम पट पर उत्तर लिखकर छात्रों को मिलाने के लिए कहना। ऑप्शन डी है छात्रों द्वारा स्वयं नियमित तरीके से जांच करना। ठीक है, गृह कार्य की जांच करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है ये हमें बताना था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी का क्या मतलब है, स्टूडेंट शिक्षक द्वारा स्वयं नियमित तरीके से जांच करना। अब जो आपने गृह कार्य दिया है, होमवर्क जो दिया है, वो जब तक आप जांच ही नहीं करेंगे, खुद से जांच नहीं करेंगे, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि स्टूडेंट ने लिखा कहाँ है, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ उसको दिक्कत आ रही है। ये तो आपको जानना है ना एज ए टीचर। अब अगर आपको श्याम पट पर लिख देंगे, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे और मिलान करने के लिए कह देंगे, तो आपको बच्चों की राइटिंग में या कहाँ पे मिस्टेक हो रही है ये आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, समझ पाना तब होगा जब आप खुद जांच करेंगे। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, चलते हैं। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है। शिक्षा की गुणवत्ता या वित्तीय प्रावधान। ऑप्शन सी में है बुनियादी ढांचागत की गुणवत्ता, या ऑप्शन डी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी। ठीक है, 29 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अब जब शिक्षक यानी कि क्वालिटी एजुकेशन ऑफ टीचर सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन, क्योंकि योग्य और कुशल शिक्षक ही छात्रों को प्रभावी ढंग से क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, टीचिंग करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। अधिगम से संबंधित छात्रों की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। ऑप्शन ए आत्मनिर्भर शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण या व्यक्तिगत शिक्षण। राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का क्या मतलब है, डायग्नोस्टिक टीचिंग। निदानात्मक शिक्षण का क्या मतलब है, डायग्नोस्टिक टीचिंग करेंगे। अधिगम से संबंधित छात्रों की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार। देखो, जब तक आप डायग्नोस्टिक नहीं करेंगे, यानी कि जब तक आप डायग्नोस्टिक नहीं करेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते, रीटीचिंग नहीं कर सकते, या आप ये कह सकते हैं कि रिमेडियल टीचिंग आप नहीं कर सकते। जिसको रिमेडियल, तो पहले डी होगा बाद में आर होगा। जब तक आपको ये नहीं मालूम चलेगा, सबसे पहले आपकी समस्या डायग्नोसिस आप नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि समस्या है कहाँ, तब उसका उचित उपचार फिर संभव होता है। जब तक आपको ना मालूम चल जाए कि समस्या आ कहाँ रही है, जब तक उसका उपचार भी संभव नहीं है।
तो इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स। तो ये आज के वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आने वाले जो पार्ट है यानी कि पार्ट नंबर 2, उसमें जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले पार्ट भी आपको लगातार मिलते रहे। और आपके सब्सक्रिप्शन से यानी कि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा और जल्दी करने का प्रयास करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और फिर मैं एक बार बता दूं कि अगर आपको हमारा बैच लेना है जो कि अभी ऑन गोइंग चल रहा है और उसकी कॉन्टीन्यूसली क्लासेस पहले हो चुकी है और अभी भी लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा या मैं एक बारी फिर नंबर लिख देता हूँ ब्लू पेन से, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बैच की डिटेल वहाँ पर ले सकते हैं। अदरवाइज़ बैच क्योंकि ऑलमोस्ट DLED का बैच ऑलमोस्ट फिनिश है, तो आप हमसे मॉक भी ले सकते हैं। अगर आपको रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं तो आप, और लाइव क्लासेस अभी चल रही है तो आप हमसे ले सकते हैं और मॉक के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहाँ आपके लिए दिए गए हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।